क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम आयुध। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आइए शुरुआत करते हैं। नॉट गुड क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो? चलिए, होमवर्क कर लिया है आज? होमवर्क डन, वेल डन प्रज्ञा, वेल डन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सुधांशु, गॉड ब्लेस यू बेटा। हमने क्या किया था? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किया था ना? पूरा सब्स्टिट्यूशन रिवाइज कर लिया, वेरी गुड। एनजीपी के कुछ क्वेश्चन से करना था अपने को। एनजीपी के क्वेश्चन से करना था। डर लग रहा है? किससे डर लग रहा है यार? पढ़ाई अगर आप रोज कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करने की जरूरत है। आइए जरा ध्यान से देखें, सारे लोग ध्यान से देखें। हम 7th को सॉल्व करेंगे। मेरे भाई आप ये देखिए, क्या ये सेम क्वेश्चन लिखा है या नहीं? ये सेम क्वेश्चन लिखा है या नहीं? अब मुझे बताओ कि ये वाली जो चीज है, ये इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। अब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल कौन है? नाइट्रोजन। एंड लिविंग ग्रुप है Cl। तो बहुत क्लियरली ये अटैक करके Cl को हटा देगा। अब यहां आपको ये देखना है, क्या ऐसा करने से ऐसा एक एनसीसी बन जाएगा या नहीं, जिससे एन पर क्या आ जाएगा? प्लस। एन पर क्या आ जाएगा? एन पर प्लस आ जाएगा। ये देखिए, ये एक नॉन क्लासिकल केटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। कितना सिंपल। और अब जब इस पे OH माइनस अटैक करेगा, तो क्या आप मानते हैं कि आपको इस बॉन्ड CN बॉन्ड का भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग दिखेगा और इस CN बॉन्ड का भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग दिखेगा? तो मेरे ख्याल से दो चॉइसेस आपके पास यहां पर आ जाती हैं। ध्यान से सुनना सारे लोग। अगर ये OH इस पे अटैक किया और ये बॉन्ड ओपन होती है, खुलती है, तो क्या आपका जो जवाब है वो ये होगा या नहीं, जिसमें 14 नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़ जाएगा? और अगर आपका OH माइनस इस पे अटैक करता है और ये खुलता, अगर मतलब या तो ऊपर या नीचे, दोनों जगह की प्रोबेबिलिटी है, तो खुद बताओ क्या ये CH2, ये CH2, ये OH, ये आंसर आएगा या नहीं? और ये दोनों आंसर अलग अलग, चेक इट, ये दोनों आंसर अलग अलग हैं। 100% हमने यहां पर एक्सप्लेन किया है इसे। कोई डाउट या समस्या है तो बात कर ले। तनु, इसके पहले का भी होमवर्क बाकी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर का। तो भाई हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर का होमवर्क कोई शेयर कर दो, अभी डिस्कस कर लेंगे। पहले जो चल रहा है इसे देख लें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, निपटे। मेरे भाई यहां इंटरनल न्यूक्लियोफाइल कौन है?
यहां इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां अटैक करके सीएल को हटा देंगे। पेन चलाओगे, प्रयास करोगे, हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। मेरे भाई एक ऐसा केटायन आएगा जो सिग्मा रेजोनेंस करने वाला है। अब OH माइनस या वाटर जो भी है, ये आपको ये आंसर दे देगा। यहां एनसीसी नहीं बना था, यहां एनसीसी नहीं बना था। ये देखिए एक बात बता दूं आप सबको राहुल, आज से भी अगर हम ध्यान से देखें तो इट्स ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स, ठीक है, 5-7 दिन और हटा दे रहा हूं। अगर आप सिंसियरली पॉजिटिवली क्लास का होमवर्क करें, अपने डाउट्स क्लियर करें, तो आपको आपका पेपर बड़ा बढ़िया होने वाला है। लेकिन अगर आप परेशान रहेंगे, समझ में, रोज कैसे होगा, छाती पीटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो नहीं करना है, समझ में, वही नहीं करना है बस। आइए ये देखिए 7th और 8th में डाउट नहीं होना चाहिए। 9th मेरे भाई, 9th में भी सेम काम होने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें तो आंसर तो बड़ा क्लियर है। क्या आंसर क्लियर है? क्या यहां OH आने वाला है एंड B का जो रेट है वो A से बहुत ज्यादा आएगा। क्या आप समझ गए? ऐसा सल्फर के एनजीपी की वजह से होगा, ऐसा सल्फर के एनजीपी की वजह से होगा। एंड सल्फर ज्यादा अच्छा एनजीपी करेगा क्योंकि सल्फर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। सल्फर इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन, इसलिए इसका रेट आरबी ग्रेटर देन आर। अंकित कह रहे हैं 8th में रिंग एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ? तो उसके लिए आप केटायन पढ़ना पड़ेगा, आपको उसके लिए केटायन पढ़ना पड़ेगा। साफ करेंगे। अभी आप प्रायोरिटी पर थ्योरी कॉपी रखें। शिवम बेटा देखो, सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, केटायन पढ़ चुके हैं, तो वो वहां अगर आपका डाउट है तो यहां प्रॉब्लम रहेगी। तो अब सल्फर बड़ा है, वो छोटा है, इसमें क्या कर सकते हैं? वहां जब बता दिया टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है तो वहां आपको डाउट था नहीं। अब इस चैप्टर में आप नेगेटिव मार्क्स लाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। मेरे भाई 10th में कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, आई मीन बाहर, अंदर तो है यार, अंदर तो है। तो ये क्वेश्चन बहुत, सब क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर चल रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर हैं। देखो तो सही, ये सिग्मा एंटीबॉन्डिंग और ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, इसने मार दी लात। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये देखिए मेरे भाई, ये आ गया आपका एक एनसीसी, ये Cl-। अब जरा ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन 4 जगह से जुड़ा है, दिख रहा है आपको? चारों जगह दिख रही हैं। चारों जगह दिख रही ना भाई? आइए बताइए, इस जगह पर भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इस जगह पर भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इस जगह पर भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होने को, तो यहां भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तुम्हें थोड़े पता है कि नाइट्रोजन ने अभी अभी कौन सी बॉन्ड बनाई, उधर ना देखो तो आपके Cl- के लिए 4 ऑप्शंस हैं।
4 ऑप्शंस हैं और ये अटैक कर सकता है हर जगह और दे सकता है आपको आंसर 4। लेकिन आउट ऑफ दीज 4 ये वाला जो है ये मेजर प्रोडक्ट देगा, क्योंकि इसमें रिंग 6 की आएगी, इसमें रिंग 6 की आएगी। ठीक है भाई, ठीक है, मिल गया है, अब सब ना भेजो। ये आप देखें रिंग 6 की आएगी, रिंग 6 की आएगी। मेरे भाई बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है और सब में सेम काम कर रहा है। तुम्हें अगर ये लग रहा है तो ध्यान से नोटिस करो, बिल्कुल सेम काम चल रहा है। आइए मेरे भाई, आप जैसे 11th में मैं एक काम कर देता हूं। देखो, मैं रिंग को हॉरिजॉन्टल बना देता हूं ताकि तुम्हें ज्यादा फील आए। फील, बात फीलिंग्स की होती है ना दोस्तों। ओटीएस जो है वो अप है, ये है ओटीएस अप एंड एसीटेट डाउन है। क्या आपको पता है एसीटेट क्या होता है? ईस्टर ग्रुप। ये देखिए, ये ईस्टर है, ये ईस्टर है। सारे बच्चे देखेंगे। अब क्या आपको पता है टोसाइलेट बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है, टोसाइलेट बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है। और ये आपका क्या है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो क्या आप समझ गए? ये ऑक्सीजन अटैक करके ओटीएस को हटा देगा। अब ये ऑक्सीजन जब अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा? देखिएगा आपको क्या मिलेगा। भाई आपको क्या मिलेगा? ये बॉन्ड मिलेगी या नहीं? एंड ओ पर प्लस मिलेगा, ओ पर प्लस मिलेगा। क्या आपको पता है इसमें रेजोनेंस हो रहा है? मेरे भाई रेजोनेंस होने से इसमें दोनों ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा। हाइब्रिड में अगर आप सोचोगे तो दोनों ऑक्सीजन पर प्लस है। दोनों ऑक्सीजन पर प्लस है, ऐसा हाइब्रिड बना दिया मैंने। अब बाहर से भी कौन आया? ओएसी माइनस, ओएसी माइनस। यहां भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है और यहां भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये यहां अटैक करेगा तो ये यहां से खुलेगा और यहां अटैक करेगा तो यहां से खुलेगा। कोई भी जवाब दे सकता है कि यहां ओएसी ऊपर और ये खुलने के बाद ओएसी ही बनेगा प्लस। अगर इधर से अटैक करेगा तो यहां ओएसी अप तो यहां ओएसी डाउन। क्या बात है! ये रेशमिक मिक्सचर है, ये रेशमिक मिक्सचर है, रेशमिक मिक्सचर है, ये रेशमिक मिक्सचर है। रेशमिक मिक्सचर। मेरे भाई एक क्वेश्चन इसमें से जल्दी से कर लेते हैं। क्या आपको याद है हम इसे वेज एंड डैश में बनाएंगे तो ज्यादा बड़े हैं। ये H, ये OH, ये मिथाइल एंड एंटी कर लो। OH को यहां कर लो, Br को यहां कर लो। OH यहां जाएगा तो H इधर, मिथाइल बाहर। हमने ऐसा घुमाया है ना दोस्त, इस तरीके से। एंड Br को नीचे करना है तो इस तरीके से हो जाएगा। क्या आ जाएगा बताइए? यहां क्या आ जाएगा? मिथाइल। यहां क्या आ जाएगा? H। अब बताइए, हमने HBr डाला है,
HBr बोले तो H प्लस, H प्लस जाकर OH को बना देगा लीविंग ग्रुप, OH2 प्लस हो जाएगा। ये है मिथाइल, ये है हाइड्रोजन, ये है मिथाइल, ये है हाइड्रोजन, एंड ये Br वाला इंटरनली अटैक करके एंटी बॉन्डिंग दिख रहा था, लात मार दी, और लात मारते ही आपको मिल गया एक NCC, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। ये मिथाइल, ये H, और यहां क्या आया, ये मिथाइल, थोड़ा सा एरो तिरछा बना है ना, यहां क्या आएगा भाई बताओ, यहां आएगा H मिथाइल। अब बताइए, इसका ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग खाली है, इसका ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग खाली, कौन अटैक करेगा? HBr का Br माइनस, ये आया Br माइनस, यहां अटैक, ये खुलेगा, और ऐसे यहां अटैक, ये खुलेगा। मेरे भाई प्लीज ऐसा कर लीजिएगा अटैक, इससे आपको आंसर मिलेगा एराइथ्रो, इससे आपको आंसर मिलेगा एराइथ्रो। तो गारंटीड इधर आंसर 3O आएगा। सेम तरीके से प्रश्न को करना है, इधर आंसर 3O आएगा। चेक करो, 12th में सारे लोग देखो, संदेश पहला दिन है से कुछ नहीं होता। तुम मुझे बताओ कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा ऑर्गेनिक में तो लेक्चर 1 से स्टार्ट करो, और आइसोमेरिज्म से 3-4 चैप्टर कवर हो जाएंगे। ये देख लो, इसमें कोई डाउट है? तुम लोग इतने बेहुदा हो, यहां डिस्कशन चल रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। एक बेवकूफ टाइप का बच्चा है। अबे इसमें डाउट पूछो ना, अपने आप पता चल जाएगा क्या कैसे चेंज हो गया। इसमें डाउट पूछो, हर्ष बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ें, इसे बिल्कुल त्याग दें। योगेश एल्काइल हैलाइड, मेरे भाई ये भी सेम क्वेश्चन है। हमने जैसा आज पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन है। सारे लोग ध्यान से देखें, जैसा क्वेश्चन आज किया वैसा ही है। ये है CH214, ये है CH2, ये है Cl। सच बताना, क्या ये जो ऑक्सीजन है ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है या नहीं, और क्या इससे इन 3 जगहों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है या नहीं? क्या इससे इन 3 जगहों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है या नहीं? और क्या फिर आप देख रहे हैं ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इस साइट के सबसे करीब है। तो मेरे भाई आप बहुत आराम से देखिए, ये अटैक करके Cl को भगा देगा। जब ये अटैक करके Cl को भगाएगा तो भाई साहब आपको ये मिल जाएगा। सारे बच्चे देखो, डबल 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 MEO प्लस, ये एक NCC टाइप बन गया, आप देख सकते हैं। मेरे भाई आप यहां सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है और यहां सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है जल है कि मानता नहीं, वो यहां अटैक करके वापस एरोमेटिसिटी दिला सकता है। एंड एक केस होगा जब वो यहां अटैक करके वापस एरोमेटिसिटी दिला सकता हो। तो पहले ऊपर वाला आंसर लिखेंगे,
ऊपर वाले में ये रिंग वापस एरोमेटिक हो जाएगी एंड CH2CH2OH आएगा, ये 14। एंड अगर आपने नीचे से अटैक कराया तो ये आ जाएगा आपका क्या, CH2CH2OH एंड ये 14। ये आंसर आ गया। वैभव लीविंग ग्रुप OH2 प्लस है, इसलिए Br OH2 प्लस को हटाएगा, Br OH2 प्लस को हटाएगा। ये देख 15th क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या ये रीजन देख के आपको कार्बोकेटाइन का डायजोटाइजेशन याद आया या नहीं? क्या ये देखकर आपको कार्बोकेटाइन का डायजोटाइजेशन याद आया या नहीं? सारे बताओ। ये है NH2 एंड ये है आपका COOH। मेरे भाई जैसे ही तुम NaNO2 एक्वस HCl डालोगे, दो काम होंगे। एक तो ये होगा कि NH2 तुम्हारा लीविंग ग्रुप बन जाएगा, दूसरा ये होगा तुम्हारा कि एसिड का कंजुगेट बेस आ जाएगा। वाटर इसका H+ छीन लेगा। बहुत आराम से देखिए, इसका ये एंटी बॉन्डिंग है एंड क्या ये माइनस इस O पर भी है, तो ये O- अटैक करके N2 को हटा देगा। ये O- अटैक करके N2 को हटा देगा, लेकिन वो वेज था तो ये डैश से जुड़ा होगा। सारे बच्चे देखो बच्चे, और अब ये 3 का लैक्टोन है, इसका एंटी बॉन्डिंग ये है। तो अब सिस्टम में जो जल है वो इस एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करके इसको हटा देगा। आपको याद हो डायजोटाइजेशन का आंसर अल्कोहल ही आता था, डैश का एंटी फिर वेज हो जाएगा। मेरे भाई बधाई हो, ये एक सिंगल प्रोडक्ट आएगा, आपको जानकर अच्छा लगेगा। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन, ये IIT एडवांस में आया हुआ है। शिवांग भेज दो, सिलेबस भेज दो मुझे। हर क्वेश्चन नहीं बनते बेटा, बनाओ, डाउट पूछो, जो चीज समझ में आई, क्लियर हुई कि पहले ही ऐसे कर रहा था मैं, एक्चुअली ऐसे होगा, उसे एक जगह लिखो। ये एडवांस का क्वेश्चन है। देखें, देखिए कॉन्सेप्ट पर बात की जा सकती है। अगर आप फाइटिंग स्पिरिट के हैं, जुझारू हैं और ये सोचते हैं कि बाकी लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, तो आपकी मदद बहुत आसानी से की जा सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए सिंपल सी बात यह है कि आप अपना 100% देने को तैयार हो जाएं। ये सारे स्टेटमेंट बेकार हैं कि मैं क्वेश्चन करता हूं, नहीं बनते। वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस। आपने अटेम्प्ट किया, डाउट पूछो। आपने अटेम्प्ट किया, डाउट पूछो। आपको समझ में आएगा कहां गलती हो रही, उससे इंप्रूवमेंट होगा। कह रहा मिथॉक्सी डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता बेटा, बेंजीन प्लेनर होती है, इसे कैसे अटैक करेगा? नितेश पुराना भूल रहे हैं, अगर आपने अच्छी तरीके से किया है तो केवल एक रिवीजन से ही सब कुछ हो जाएगा। कौशल पूछ रहा है NaNO2 का क्या काम है? डायजोटाइजेशन कार्बोकेटाइन में पढ़ा था, जिसने NH2 को N2+ में बनाया था, वहां पर भी किया था। लेकिन आइए, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और मजेदार भी है।
इसमें कुछ करना थोड़े है। आपका आंसर है Cl की जगह OH। अब क्या हुआ है वो मैं बता देता हूं। क्या आप मानते हैं कि इस क्वेश्चन में Cl के बैक में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो ये जो इसके p ऑर्बिटल्स थे, क्या वो इसके एंटी बॉन्डिंग से इंटरेक्ट कर लेंगे या नहीं, और Cl को डिसोसिएट करा देंगे, और उसके बाद जो चीज आएगी, इसके बाद उसे क्या इधर से अटैक करना पड़ेगा या नहीं, इधर से, तो ये इंट्रैक्शन वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। तो यहां एनजीपी पाई बॉन्ड ने किया है, यहां एनजीपी पाई बॉन्ड ने किया है, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। ये सबसे इजी सेगमेंट था, सारे के सारे आसान थे। 1-1 एलिमिनेशन। क्या तुम्हें याद है एंटी ग्रुप माइग्रेट हो रहा था? ये एंटी है, तो मेरे भाई 14 पर ये जाकर लगेगा। देखो मगर बोर्ड पर, ये आंसर है, ये आंसर है सेकंड का। और अगर हम यहां देखें तो यहां ये एंटी है, ये माइग्रेट करेगा। मेरे भाई यहां बेंजीन एंटी है, बेंजीन माइग्रेट करेगा। आया आपने देखा कि माइग्रेट जो करता है वो इलेक्ट्रॉन ले कर जाता है। अब यहां पर तो खुले इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ही है। अरे वाह, तो यहां पी क्यू आर एस टी जो भी लगा होता वो इलेक्ट्रॉन ही लेकर जाता ना भाई। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो यहां इलेक्ट्रॉन तो है। इस केस में जब Cl हटेगा तो लोन पेयर ही यहां पर चले जाएंगे। तो आपका आंसर जो आएगा बहुत क्लियर है, बेंजीन वहीं रहेगा, N एक बॉन्ड आ जाएगी इलेक्ट्रॉन जाने से, और आइसोसाइनाइड हमारा आंसर होगा। मैकेनिज्म प्रपोज करनी थी। मुझको ऐसा लगता है कि यहां एक H भी है जो बेस ने चुरा लिया था, चुरा लिया है बेस ने ये H। अगर बेस ये H चुराता है तो क्या ये बन जाएगा या नहीं? ये माइनस आ जाएगा। कोई भी ये बता सकता है कि हमें ये चाहिए, ये दिख रहा है, तो क्या ये यहां डबल चाहिए तुम्हें या नहीं? तो माइनस के बगल में क्या आना चाहिए? प्लस। वैसे भी मैं बता दूं 3 की रिंग की बॉन्ड लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकती है अगर उसी पर माइनस या उसके बगल में माइनस आ जाए। ये बॉन्ड ऐसे टूटती, यहां आया प्लस, यहां आया माइनस। देखो डिजाइन कैसी दिखेगी तुम्हें, डिजाइन कैसी दिखेगी तुम्हें। क्या ये बॉन्ड टूट जाएगी? ओ तुम कहां चले गए, ये बॉन्ड टूट जाएगी। एंड यहां माइनस था और यहां प्लस था, तो ये डबल आ गया और यहां माइनस आ गया। यहां प्लस माइनस ने बॉन्ड बना ली, ये माइनस आ गया, और अब ये माइनस मार देगा Cl को लात, मुंह से निकल पड़ेगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ध्यान से देखो जी, ध्यान से देखना ही होगा, ध्यान से। इसके बाद हमने ये कर लिया था कि E2 में क्या होता है, इसके बाद हमने कर लिया था E2 में क्या होता है, राइट। हमने कर लिया था E2 में क्या होता है। इतना कर लिया है ना, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा क्या हो गया, कहां ऐड हो गया क्वेश्चन?
हाँ जी, डाउट नहीं क्लियर हो पाते? हर्ष, तुमने पिछले 15 मिनट में 20 मैसेज कर दिए। तुम चाहते तो तुम यहां डाउट भी क्लियर कर सकते थे, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, डैशपंती करना छोड़ता नहीं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसा कि बच्चे बोल रहे हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, आया बताओ, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर कौन सी मैकेनिज्म थी? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर कौन सी मैकेनिज्म थी? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर था SN1 मैकेनिज्म, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री में SN1 होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री में SN1 होगा। सेकेंड में मैकेनिज्म चलेगी SN2, SN2। थर्ड में भी चलेगा SN2, और SN2 होता है छोटे वाले पर। आपको आपका फेवरेट ब्रांड मिलेगा, ये देखो, सही है या नहीं? फोर्थ में आया 2 डिग्री लेफ्ट में आया 2 डिग्री, हो जाएगा SN1। सुन लो भाई, हो जाएगा SN1। बेटा प्रयास करो ना, सब बनेगा। 2 कौड़ी की चीजें हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। ये आया CH3OH 18 SN1। 6 में बेंजीन वाली बॉन्ड नहीं टूटेगी, इसलिए फिनॉल 18 के साथ आएगा। CH3OH, रिएक्शन है SN2, सही है या नहीं? सेवेंथ में होगा SN1। कुछ भी हो जाए, बेंजीन वाली बॉन्ड नहीं टूटेगी। SN1। एट्थ मौजेदार है, राइट हैंड साइड में 2 डिग्री है, राइट हैंड साइड में 2 डिग्री है, इसलिए होगा SN1 एंड 18 लेफ्ट वाले के साथ आएगा। एंड राइट में 2 आंसर आएंगे मेरे भाई, 2, क्योंकि SN1 में कैटायन बनता है, कैटायन पे आजू भी एंड बाजू भी। रिएक्शन है SN1। 9th मौजेदार था मेरे भाई, राइट से तोड़ोगे तो एंटी एरोमेटिक रिंग बनेगी, लेफ्ट से तोड़ोगे तो एरोमेटिक रिंग बनेगी। तो रिंग तो एरोमेटिक वाली बननी चाहिए भाई। जवाब 2 आएंगे, 18 वाला 5 के साथ जाएगा, राइट से आपकी रिंग एंटी एरोमेटिक बन जाएगी। एंड 10th की अगर हम बात करें तो यहां तो शॉर्ट पिक कर सकते हैं, आंसर आएगा एल्डिहाइड प्लस एक आएगा R1OH और एक आएगा R2OH। अब इस 10 में कोई डाउट है तो पूछ लो, इस 10 में कोई डाउट है तो पूछ लो। गौरव सेम, आदर्श सेम, केविन ओके। हाँ नहीं, ये इसके बाद जो चैप्टर आएगा वहां से लाइव कर सकते हो, इसके बाद के चैप्टर से लाइव कर सकते हो। करण बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर की हेडिंग पढ़ी है, उसके बाद आधा पेज पढ़ लोगे, ये सब आसान हो जाएगा। बैठ के रट नहीं सकते खच्चर कि 18 किधर जाएगा, जिंदगी में नहीं सीख पाओगे अगर ऐसे बैठ के देख के रटोगे तो। हेडिंग पढ़ी है कॉपी में, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, एक बार उसे ध्यान से करो। नहीं नितेश, हाइड्रोलिसिस जब तक बोला ना जाए तब तक कंप्लीट होती है। हाइड्रोलिसिस जब तक बोला ना जाए तब तक कंप्लीट होती है, तो हम बीच में 10th नहीं छोड़ सकते। एक
9th वाला मैं बता चुका हूं कि अगर आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो प्लस यहां आएगा और ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड नहीं टूट सकती, ये बॉन्ड नहीं टूट सकती। जबकि ये तोड़कर यहां प्लस लाओगे तो ये एरोमेटिक होगा, तो ये बॉन्ड टूट सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 10th की बात एक बार और कर लेते हैं, 10th की बात एक बार और कर लेते हैं, ध्यान से सुने। ये है RCHOR1 एंड ये है OR1। क्या तुम्हें पता है कि तुम H प्लस डालते हो? H प्लस मेरे भाई गया होगा यहां पर, ये देखिए ये प्रोटोनेट करेगा, या नीचे भी डाल सकते हो। अब खुद सोचो, ये यहां से निकल जाएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां जो प्लस आएगा उसका सपना पूरा हो जाएगा। हर कैटायन का होता है एक सपना। हाँ, समझ गए ना, लोन पेयर एटम पड़ोसी बने अपना। मेरे भाई अब इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ये प्लस, ये OR2 और ये निकला R1OH। अब इस पर आप जल वापस डाल दो। जब आप जल वापस डालेंगे तो ये हो जाएगा RCHOH OR2 एंड इधर एक अल्कोहल निकल चुका है। फिर H प्लस डालो, फिर वो यहां आएगा RCH। तो मतलब करो यार, ये तो पेन नहीं चलाओगे, एक क्वेश्चन तमीज से करोगे सारे अपने आप हो जाएंगे। फिर मेरे भाई ये तोड़ लेगा, प्लस यहां हर कैटायन का होता है सपना। और एक और अल्कोहल आ गया, अल्कोहल पे अल्कोहल आ रहे हैं, तुम पता नहीं काहे परेशान हो। RCHOH ये C पर प्लस, ये बैक बॉन्डिंग करेगा, आपको एल्डिहाइड में ऊपर प्लस आएगा, वो H छोड़ देगा, एल्डिहाइड आ जाएगा। चलिए सिमिलर क्वेश्चन है 11th। तो मेरे ख्याल से एक एसिड आ जाएगा और 3 अल्कोहल आएंगे। सारे देखो सारे, वैसे ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट ट्रिक से किया है। देखिए अगर आपके कंपाउंड में कोई कायरल सेंटर ना हो और मेरे भाई ये देखिए, ये आप यही वाली बॉन्ड तोड़ेंगे, इट्स वेरी क्लियर। क्या आप इतना तो समझ में आ गया, आप यही वाली बॉन्ड तोड़ेंगे। तो ये बॉन्ड तोड़ोगे तो प्लस यहां आएगा, बाकी 2 ऑक्सीजन स्टेबल करेंगे, यही वाली बॉन्ड टूटेगी। तो ये टूटेगा तो HOH HOH HOH। तो क्या आप समझ गए हैं, 3 अल्कोहल निकल गए, इस कार्बन पर 3 OH आए होंगे, तो एक OH वैसा ही है, 2 OH से वाटर निकल गया। मैच्ड, वेल डन। सारे क्वेश्चन की टाइप सेम है, बस डिजाइन अलग अलग है, और उसी डिजाइन में निपट रहे हैं आप। मेरे भाई ये क्वेश्चन था आपका। क्या आप देख रहे हैं, दोनों बॉन्ड जहां से जुड़ी है वही वाला टूटता है, HOH HOH। तो दिस इज गोइंग टू बी आंसर। ये देखो हाइड्रोलिसिस। 13 is a very good question. यहां अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो वी ऑल नो कि ये वाली बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी, जो हर ऑक्सीजन से जुड़ा है उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, HOH HOH HOH। अगर आप थोड़ा भी ध्यान दें तो मेरे भाई ये जो आंसर मिलेंगे ये एक ही मिलेगा, अप रहेंगे सारे OH, सारे OH अप रहेंगे, और एक कार्बन पर 3 OH थे, उससे वाटर निकल जाएगा। एक कार्बन पर 3 फॉर्मिक एसिड, यू आर राइट। 13th इज नॉट एडमेंटेन, इट लुक्स लाइक एडमेंटेन। मेरे भाई अगर तुम इन सारे क्वेश्चन में एक ही पैटर्न नहीं देख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं,
मैथ्स फिजिक्स पढ़ लो, बाकी पढ़ लो। ये बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, HOH HOH, एंड यू वुड हैव OH OH। मतलब शॉर्ट ट्रिक बता दी, मैकेनिज्म बता दी। गधे की तरह बैठ के बोलो कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो छोड़ो, फिर बार बार माथा मारने से क्या फायदा। ये 14th। अगर आपके मुंह से एक बार भी ये आता है मन में कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते, तो आपके लिए वो सीखना टफ हो जाता है। और अगर आपके लिए, आपके मन में ये आता है कि यार सर इतने लॉजिक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कई बच्चे क्लास में बोलते हैं पूरा बन गया, ऑल मैच्ड, तो मुझसे क्यों नहीं हो सकता। जब आप अपने पोटेंशियल को क्वेश्चन मार्क करते हुए पॉजिटिवली सीखने का प्रयास करेंगे तो आपको खटाक से आ जाएगा। लेकिन जब आप एक बड़ा आपके माथे पे लिखा हुआ है कुछ, आप उसे मिटाने की जगह उससे ओवरराइट कर रहे हैं ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर समझ में भाई, बनाना पड़ेगा ना, बिना बनाए थोड़े बनेंगे हैं? बिना बनाए बन जाते तो फिर बात ही क्या थी। 15th इज अ गुड वन। 15th एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा आपको लग सकता है मेरे भाई। ये 18 है, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये H+ और ये वाटर। ये बॉन्ड तो टूटेगी नहीं, लाल वाली बॉन्ड तो टूटेगी नहीं। तो शॉर्ट ट्रिक से हम ये बॉन्ड तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग थोड़ा क्यूरियस है तो आप कहोगे सर ये बॉन्ड भी नहीं टूटनी चाहिए क्योंकि ये डबल बॉन्ड से लगी हुई है। बात में तो है दम। मेरे भाई इसीलिए ध्यान से देखो, क्या तुमने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पढ़ा था? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पढ़ा था। एल्कीन पर वाटर ऐड हो जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल से, ये ऐड हो गया एंड नाउ इट्स क्वाइट इजी। अब ये बॉन्ड टूट जाएगी, HOH। और जब आप ऐसा करेंगे तो 18 आपके पास आएगा एंड यहां 2 OH हो जाएंगे जो वाटर छोड़ देगा। ये क्वेश्चन में 2 काम करने थे इसलिए बढ़े। पहला काम है आपका वाटर का एडिशन। 16th भी सेम क्वेश्चन है। क्या 16th क्वेश्चन हमने कर लिया था क्या? आई मीन सेम टाइप का क्वेश्चन। सारे देखो, इसमें कोल्ड एंड हॉट HI डाला है क्या? कोल्ड एंड हॉट HI डाला है क्या? मेरे भाई अगर आपने कोल्ड HI डाला है तो HI डबल बॉन्ड पर ऐड हो जाएगा। सारे लोग देखिए। एंड अगर हॉट HI एक्सेस डाला है तो उधर ऐड भी होगा, इधर क्लीव भी होगा। CH3CHI ऐड हो गया लेफ्ट में एंड राइट में आपको मालूम है आप ये बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, बॉन्ड ये टूटेगी, तो ये 18 के साथ रहेगा। OH 18 प्लस ICH3 अगर आपने कार्बोकेटायन नहीं पढ़ा है तो आपको एलिमिनेशन के बाद के चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। आपको एलिमिनेशन के चैप्टर के बाद से ही स्टार्ट करना है। अगर इसमें वाटर भी डाला है, अगर इसमें वाटर भी डाला है तो आंसर ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर इसमें वाटर डाला है तो आंसर ये आ जाएगा। चलिए 17 तो हलवा क्वेश्चन है। 17 तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन। 17th में ये आंसर आएगा आपके पास। सारे देखो, ये आंसर आएगा।
18th आप मुझे बताओ पहले क्या करें। 18th क्वेश्चन में प्लीज आप मुझे बताइए क्या किया जाए। 18th में क्या किया जाए? 18th में रोनित बेटा समझ में नहीं आएगा अगर तुम एलिमिनेशन से स्टार्ट करोगे, इसलिए बोल रहा हूं। 50% ही आएगा बस। सौरभ बधाई हो। वेल डन सुमित, आदर्श, विवेक, अरविंद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पहले ऐड हो जाएगा वाटर, मार्कोनिकॉफ एडिशन से ऐड हो जाएगा वाटर, एंड इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। इसकी H यहां, OH यहां, इसकी H यहां, OH यहां। मेरे भाई आप देख सकते हैं जवाब में यहां OH आ गया, एंड 3 OH, 2 से तो निकल जाएगा वाटर। ये है जवाब, ये है जवाब। 19th बताओ, 19th। मेरे भाई जो क्वेश्चन अच्छा लगे वो पूछा करिए, आप लोगों से भी, कोई मित्र मिले उसे बताओ इसमें क्या होगा, कैसे होगा। ये आपके इंटरेस्ट को शो करता है। हमेशा छाती पीटने से कुछ नहीं होता। हाँ जी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अब सब होगा, सब होगा, मुंह से बोलो सब होगा। जल्दी बताओ क्या करा जाए, क्या करा जाए। जल्दी बताओ जल्दी। वेल डन, अगेन सेम। क्या मानते हो कि पहले वाटर एडिशन हो जाएगा, एंड वाटर एडिशन होने के बाद ये बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस, एंड इधर इस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस, राइट? हां या ना? तो यहां बनने वाली चीज क्या हो जाएगी? 2 एल्डिहाइड। अरे वाह, देखो देखो, 2 एल्डिहाइड। वेल डन योगेश भाई। एंड 20th बोल दो, 20th। वेल डन शांतनु। क्या सेम फंडा है या नहीं? पहले हमने OH को ऐड कर डाला, फिर ईथर वाली बॉन्ड को तोड़ डाला, तोड़ते ही जवाब आ गया है। बेटा मेहनत करोगे नहीं, बाद में कहोगे जवाब नहीं आया। यस यस कह रहा, IOC पूरा हटा दिए सिलेबस से। समय ही समय है फिर। IOC OC सब, एक कह रहा OC पूरा हटा दिया, एक कह रहा IOC पूरा हटा दिया। अब जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, ऐसा? पेपर तो नहीं हटा दिया पूरा? बताइए। नाचने का मन कर रहा है, नाच लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पुष्पेंद्र कह रहे हैं सेम एज नीट, कंपटीशन बढ़ जाएगा। अच्छा, रश्मि कह रही हैं आपके बचपन का डांस वीडियो अच्छा था। अच्छा जी, तो तुम्हारा सिलेबस हम भी देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे तेरी, इंटीग्रल कैलकुलस में वो टाइप भी बता रखी है जिस टाइप पे क्वेश्चन पूछेंगे, बस क्वेश्चन ही लिख देते।
डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। अबे ये तो इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली है ना, e की पावर एफ एक्स डी एक्स, उससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। हैं क्या कर रहे भाई, तो सब बता दिया इन्होंने। फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, जे क्या देखना पड़ रहा है मुझको। फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग क्यों रे? यूनिट 3 फिजिकल वाले सर पढ़ाएंगे क्या आज से? ये फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट 3 लिखा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अबे क्या भेजा है तुमने, कुछ और तो नहीं है? मुझे लगता है इसने अपने 11वीं का सिलेबस भेज दिया है। भाई साहब मस्त इस फूंक कर बनाया है किसी ने ये। हाँ ये अब सोच लो, ये पीडीएफ बनाने वाले को भी नहीं पता कि केमिकल बॉन्डिंग किधर आता है। समझ रहा है? अरे समझो ना भैया, यानी कि किसी अनपढ़ ने कट कॉपी पेस्ट किया है और जल्दीबाजी में उसने केमिकल बॉन्डिंग, अच्छा हुआ केमिकल बॉन्डिंग मैथ्स में पेस्ट नहीं किया, अच्छा हुआ उसने केमिकल बॉन्डिंग मैथ्स में पेस्ट नहीं किया। और सुनो, उसने सॉल्ट एनालिसिस जो है वो ऑर्गेनिक में पेस्ट कर दी है। चलो ऐसे का सहारा ना लीजिए, ये फर्जी है, फर्जी मत पड़ो इसके चक्कर में। अरे मत पड़ो रे इसके चक्कर में। हाँ चलिए वापस चलते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर हो गया। नहीं ये तो तुम्ही में से किसी खच्चर ने भेजा था, वो पढ़ रहा था मैं। हाँ हो सकता है ये खच्चर जिस हिसाब से सिलेबस बता रहा था, अपने सिलेबस में T20 भी दिख सकता था। हाँ है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। निहाल कह रहे हैं ऑफिशियल है, पता नहीं पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। नितेश ने ही भेजा है, क्योंकि नितेश कह रहा है ये ऑफिशियल है सर, ऑफिशियल। अबे यार इतना नहीं पता क्या आईआईटी वालों को, गधे कि सॉल्ट एनालिसिस ऑर्गेनिक में नहीं होता है? बेवकूफ हो क्या? चलो रे, आज एलिमिनेशन में खत्म करना है एलिमिनेशन। बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, आधा एक चैप्टर, कोई 2-4 टॉपिक ऑपिक से ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। चलो आओ तुमको बताएं। मेरे भाई पिछली क्लास में हमने E2 पढ़ा था, जल्दी से मुझे बताओ E2 कितने स्टेप की मैकेनिज्म थी? खटाक से बोलो। E2 कितने स्टेप की मैकेनिज्म है? E2 कितने स्टेप की मैकेनिज्म है? एक, कैटायन बनाता या नहीं? जल्दी बोलो। कैटायन बनाता या नहीं? जल्दी बोलो। कैटायन बनाता या नहीं? जल्दी बोलो। वेल डन, कैटायन नहीं बनाता, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आजा बताओ आइसोटोपिक इफेक्ट था या नहीं था?
काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट था या नहीं था? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट था या नहीं था? वेरी गुड, था। बताओ, सिन एलिमिनेशन था या एंटी? सिन एलिमिनेशन था या एंटी? सारे बच्चे बोल दो, सिन था या एंटी? सिन था या एंटी? एंटी, एंटी, ए एंटी। यस, यू आर राइट, एंटी एलिमिनेशन था। आ जाओ सारे। मेरे भाई, इवन मैकेनिज्म में क्या होना था? इवन आपको किसी की याद दिलाएगा। इवन मैकेनिज्म में पहले एक्स चला जाता है, पहले एक्स चला जाता है छोड़कर। उसके अगले स्टेप में बेस आता है, बेस। उसके अगले स्टेप में बेस आता है। यू आर राइट, बेस चुरा ले जाता है एच को, बन जाती है एल्कीन। बताओ आरडीएस कौन सा स्टेप लग रहा है? ये तो पूरा SN1 की याद दिला रहा है, ये पूरा SN1 की याद दिला रहा है। आरडीएस नोट में जो देखा सब बोलने का है इधर। 2 स्टेप, कम से कम 2 स्टेप मैकेनिज्म के सीसी है क्या? पीछे वाले सीसी है क्या? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इधर नहीं है, लेकिन इवन ये जो भी रिएक्शन है इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है भाई साहब। सारे बच्चे बोलो, क्या तुम इसका रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हो क्या? रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हो क्या? RE1 इक्वल टू KE1 केवल हैलाइड है। देखो जी, इसके आरडीएस में केवल हैलाइड है, इसी को मैं RX लिख रहा हूं। मॉलिक्यूलरिटी बोले तो यूनिमॉलिक्यूलर, ऑर्डर बोले तो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या तुम्हें याद है SN1 में ये पॉइंट्स ऐसे ही आए थे? एंड वी हैड मेंशन्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि वाटर ने CX बॉन्ड तोड़ी होगी, वाटर ने CX बॉन्ड तोड़ी होगी। एक मॉलिक्यूलरिटी है इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर है, इसलिए E1 है। सारे बच्चे बोलो, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है क्या? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है क्या? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है क्या? जल्दी बोलो, जल्दी। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, आरडीएस में CH बॉन्ड टूट रहा है क्या? आरडीएस में CH बॉन्ड टूट रहा है क्या? जवाब है नहीं। तो भाई साहब, नहीं है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। E2 में था क्योंकि उसमें CH बॉन्ड आरडीएस में टूट रहा था। यहां एलिमेंटल इफेक्ट है क्या? हां, एलिमेंटल तो है, क्योंकि आरडीएस में CX बॉन्ड तो टूट रहा है। आपको याद हो, एलिमेंटल इफेक्ट लिविंग ग्रुप के लिए होता है, होता है भाई। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ये लीजिए, पहला स्टेप आरडीएस एंड ये आया है प्रोडक्ट, ये है कैटायन, ये है एल्कीन एंड ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है टाइम। देख लो बच्चे, बधाई हो बधाई, ये हमने E1 के बारे में सारी डेटा कलेक्ट कर लिया है। मेरे भाई यहां पर भी सेडजेफ एंड हॉफमैन एल्कीन आएगी एंड यू गेट यूजुअली सेडजेफ प्रोडक्ट डोमिनेट्स ओवर हॉफमैन, डोमिनेट्स ओवर हॉफमैन प्रोडक्ट, क्योंकि सेडजेफ ज्यादा स्टेबल होती है एंड एंडोथर्मिक होगी। एलिमिनेशन है इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। मेरे भाई अभी अभी तुमने E2 क्या है, E1 क्या है, ये समझ लिया है,
ये समझ लिया है। आओ जी मेरे भाई, हम तीसरी मैकेनिज्म को समझें, उसके बाद फैक्टर्स एंड क्वेश्चंस। इवन सीबी मैकेनिज्म, इवन सीबी मैकेनिज्म ध्यान से समझें तो यहां के राज खुल जाएंगे मेरे भाई। ये देखना, ये मौजेदार है, ये मौजेदार है, मौजेदार। ये है एच, ये है एक्स। इसमें पहले स्टेप में बेस एच लेता है, पहले स्टेप में बेस एच लेता है मेरे भाई। कुछ मजेदार मिलेगा, ध्यान से देखना। ये एक्स, ये इधर, और ये आ गया बी एच मेरे भाई। अब ये माइनस जो है, ये क्या करेगा वो सुनना। ये माइनस इस एक्स को भगा देगा, और अगर ये इसे भगा देगा तो आ जाएगा डबल, ये आया एक्स माइनस। अब बहुत आराम से देखना, एक चर्चा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चर्चा जिसका मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान से और अपने कान से सुन लो भाई, सुन लो। ये इवन सीबी है, ये इवन सीबी है। बहुत आराम से देखिए। एलिमेंटल इफेक्ट लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में होता है। अगर आरडीएस में सी एक्स बॉन्ड टूट रही है तो एलिमेंटल इफेक्ट आ जाता है। बहुत आराम से सुनेंगे, बहुत आराम से सुनेंगे जो बताने जा रहा हूं मेरे भाई। कार्बन का एच निकालना कोई हंसी खेल नहीं होता, कार्बन का एच निकालना कोई हंसी खेल नहीं होता। बेस अगर इस एच को निकाल लेता है तो वो बनाता है कंजुगेट बेस। क्या बनता है भाई साहब? कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस बनता है। ये भी है कंजुगेट बेस। ये इतना अनस्टेबल हो सकता है माइनस चार्ज होने की वजह से कि ये एच वापस लेकर पीछे चला जाए, ये एच वापस लेकर पीछे चला जाए। एक तो ये कम बन रहा है, ऊपर से ये पीछे भी जा रहा है। पहला स्टेप स्लो है, आई नो, पहला स्टेप स्लो है। लेकिन मेरे भाई एक बच्चा आया, कह रहा सर अगर कंजुगेट बेस बहुत कम बना है तो ये स्टेप तो और नहीं हो सकता, ये तो स्लोवेस्ट होगा। मेरे भाई सरप्राइजिंगली इसका आरडीएस सेकेंड स्टेप होता है, इसका आरडीएस सेकेंड स्टेप होता है। तो इवन सीबी बहुत कॉमन मैकेनिज्म नहीं है, इवन सीबी बहुत कॉमन मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स भी नहीं करेंगे हम इसके। आइए और मुझे बताइए, जो जो आपने देखा है, जो वो बता दो नोट। क्या आपने देखा है टू स्टेप मैकेनिज्म है, टू स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। क्या आपने देखा है कार्बन आयन इंटरमीडिएट है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट है, ठीक है। क्या आपने देखा है स्टेप 2 आरडीएस है, स्टेप 2 आरडीएस है। बहुत आराम से देखना है, स्टेप 2 आरडीएस। क्या मैं अगर आपसे पूछूं रेट एक्सप्रेशन, तो क्या रेट एक्सप्रेशन में R इक्वल टू के और आप कंजुगेट बेस लिखोगे या नहीं? R इक्वल टू के कंजुगेट बेस लिखोगे या नहीं? एंड सच बताना, क्या इस कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन, इफ दिस स्टेप इज रिवर्सिबल, इफ दिस स्टेप इज रिवर्सिबल, तो क्या इस कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन आप इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में निकाल सकते हो या नहीं? यहां मैं निकाल देता हूं। कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन आएगा के इक्विलिब्रियम इक्वल टू आर एक्स इनटू बेस। अरे आता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना,
अपॉन, जैसे मान लीजिए बेस OH माइनस है तो ये हो जाएगा वाटर। अगर ये OH माइनस है तो ये वाटर, वाटर भी कांस्टेंट, वाटर सॉल्वेंट होता है एक्सेस में तो कांस्टेंट में रखा है। ध्यान से देखो, ये है कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन। के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं ना, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, तो वहां से कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन यहां रख दें। अगर यहां रखेंगे तो मेरे भाई क्या ये आएगा या नहीं, और इसे देख कर तुम्हें किसी की याद आएगी। देखो E2 का भी रेट एक्सप्रेशन यही था, E2 का भी रेट एक्सप्रेशन यही था। अच्छा, बहुत आराम से सुनना। फिफ्थ पॉइंट, आरडीएस में एक चीज है, तो यह है यूनिमोलिक्यूलर, इसीलिए हम इसे बोलते हैं E1 CB मैकेनिज्म। एंड क्या रेट एक्सप्रेशन में दो चीजें आई हैं, एक RX के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, एक बेस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, तो क्या ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। BH सॉल्वेंट होगा, एक्सेस में होगा, इसलिए उसे कांस्टेंट माना हुआ है। मेरे भाई आपको जानकर बहुत अच्छा लगने वाला है कि कई बुक्स में 2 E1 CB एक्सप्लेन्ड है, 2 E1 CB एक्सप्लेन्ड है कई बुक्स में, तो मैं उन दोनों से आपको मिलवा देता हूं। मिलना चाहोगे? बोलो मिलना चाहोगे? आओ मिल लो। मेरे भाई एक ऐसा केस जिसमें ये H रिलेटिवली आसानी से निकल सकता, ये H आसानी से तभी निकल सकता है जब ये वाली चीज स्टेबल बन रही हो, और अगर ये वाली चीज स्टेबल है तो रिएक्शन वापस नहीं जा रही होगी। यानी कि तुमने अभी अभी जो देखा है वो है E1 CB इरिवर्सिबल, एंड अभी अभी जो यहां देखा है वो है E1 CB रिवर्सिबल। E1 CB इरिवर्सिबल एंड E1 CB रिवर्सिबल। तो मेरे भाई यहां बस पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट चेंज होंगे बताओ? क्या ये हट जाएगा? क्या ये यूनिमोलिक्यूलर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही हो जाएगा? ध्यान से देखो, इस समय ये यूनिमोलिक्यूलर तो रहेगा, बट इसका रेट एक्सप्रेशन फाइनली यही रह जाएगा। ठीक है जी। तो भाई हमने इसके साथ सारी मैकेनिज्म में क्या होता है वो सीख लिया है। एंड अब हम ये सीखेंगे कि ये मैकेनिज्म्स कहां होती हैं। तो ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग एलिमिनेशन मैकेनिज्म। एलिमिनेशन मैकेनिज्म, अफेक्टिंग की जगह लिखें फॉर, फैक्टर्स फॉर एलिमिनेशन मैकेनिज्म, फैक्टर्स फॉर एलिमिनेशन मैकेनिज्म। याद करो, सेम हमने सब्स्टिट्यूशन में भी किया है। स्ट्रक्चर ऑफ हैलाइड, सेकेंड नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, थर्ड नेचर ऑफ बेस, फोर्थ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे यहां ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मेरे भाई यही हम ये सीखेंगे कि E1 कब होगा, E2 कब होगा और E1 CB कब होगा। बेटा
आपने अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, आप एलिमिनेशन नहीं कर सकते, बाकी तुम्हें जहां से मन आए वहां से स्टार्ट कर दो। और ये 25 बार मैसेज लिख के आप अपने आप को खच्चर और सो करते हो और कुछ नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ आरएक्स पर चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आरएक्स, मेरे भाई सब कुछ हमने सब्स्टिट्यूशन में किया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आरएक्स में अगर मैं आपको पहले E1 के लिए बोलूं तो E1 का आरडीएस याद करो, क्या था आरडीएस? क्या E1 के आरडीएस में डिसोसिएशन हो रहा था या नहीं? क्या E1 के आरडीएस में डिसोसिएशन हो रहा था या नहीं? केटायन बन रहा था आपका, ये आया केटायन, ये आया केटायन, सही है या नहीं? तो हम सेम तरीके से बोल सकते हैं जो हमने वहां पर भी किया था। Hence, higher the ease of dissociation, हमने वहां ease of dissociation की बात की थी। बुक्स में लिखा होता हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, हालांकि ये हमेशा पैरेलल नहीं होते, तो हम इसे डोमिनेट करेंगे। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, हायर वुड बी रेट ऑफ E1। बताओ जल्दी से, सबसे जल्दी किधर डिसोसिएशन होगा? 3 डिग्री में, 2 डिग्री में या 1 डिग्री में? सबसे जल्दी किधर होगा? जवाब क्यों नहीं देते? जवाब तो देना पड़ेगा आपको, और बस आरडीएस ही देखना है आपको। हर बार आपको आरडीएस देखना। अब जैसे मैं E2 की अगर बात करूं तो E2 के आरडीएस में एंटी एलिमिनेशन वाला सेगमेंट बनाओ, यहां एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा। देखो मगर बोर्ड पर, सारे लोग देखो, ये आया TS2। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये आया TS3। प्लीज टेल मी, क्या मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली आप एल्कीन लाइक कैरेक्टर लेकर चलते हैं? क्या आपको याद है मैंने बताया था नॉर्मली आप एल्कीन लाइक कैरेक्टर लेकर चलते हैं? बेस ये H लेगा, ये इधर X बाहर, बेस ये H लेगा, ये इधर X बाहर, बेस ये H लेगा, ये इधर X बाहर। अगर आप थोड़ा सा भी सेंस यूज करें तो क्या बेस H ले रहा है और क्या यहां CH2 और X ये निकल रहा है? क्या ये ट्रांजिशन स्टेट है या नहीं? क्या ऐसा ही ट्रांजिशन स्टेट यहां आएगा? CH2 CH3 X पर पार्शियल माइनस। आप देखिए एल्कीन लाइक कैरेक्टर से कि कहां सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी, कहां सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी। और जहां सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी वही कैरेक्टर ट्रांजिशन स्टेट में दिखाई देगा, वही कैरेक्टर ट्रांजिशन स्टेट में दिखाई देगा। हां जी, तो आप समझ गए। सिंस TS कंटेन्स, मेरे भाई ये मेन कॉन्सेप्ट है जो मैं लिख रहा हूं, एल्कीन लाइक कैरेक्टर। हेंस हायर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, higher would be stability of TS, higher would be stability of transition state,
and higher would be rate of E2. Higher would be rate of E2. तो बताओ ऑर्डर क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ E2 फॉर RX. सबसे स्टेबल एल्कीन कहां बनी है? सबसे स्टेबल एल्कीन कहां बनी है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. अब देखना, अच्छा बच्चा कॉन्सेप्ट पर स्ट्रिक्ट रहता है. अच्छा बच्चा कहता है मेन फंडा है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री लिखने को आए तो यही लिखना. लेकिन अगर क्वेश्चन में सकल सूरत दिख रही है, रिएक्शन दिख रही है, तो आप देखेंगे एल्कीन जहां स्टेबल बन रही है उसका डिग्री कुछ भी हो. अगर एल्कीन ज्यादा स्टेबल बन रही है तो उसका रेट ज्यादा हो. तो मेरे भाई वी जस्ट फिनिश्ड वन फैक्टर ऑफ हैलाइड. एक बच्चा आया कह रहा सर हमें बड़ी निराशा हुई. हमने कहा क्यों? कह रहा है इस फैक्टर से तो हम बता ही नहीं सकते कि E1 है या E2. इस फैक्टर से तो हम बता ही नहीं सकते E1 है या E2, क्योंकि दोनों का ऑर्डर है सेम सेम. यस यू आर राइट, यू आर राइट. इसका भी 3-2-1 है, इसका भी 3-2-1 है. 3-2-1 में बॉन्ड जल्दी टूटेगी, 3-2-1 में एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनेगी. मेरे भाई अगला फैक्टर भी आपको निराश करने वाला है, क्योंकि सोचो CX बॉन्ड का टूटना तो दोनों के RDS में इन्वॉल्व है. CX तो दोनों में टूट रहा है, E1 में भी एंड E2 में भी. तो अगर हम लीविंग टेंडेंसी बढ़ाएंगे तो दोनों का फायदा होगा. रेट ऑफ E1 एंड रेट ऑफ E2 बोथ इंक्रीजेस. मेरे भाई ना तो स्ट्रक्चर और ना ही लीविंग ग्रुप आपकी हेल्प नहीं करने वाले. आपकी हेल्प नहीं करने वाले, सुन लो सारे कान खोल के. आप ना स्ट्रक्चर देखकर बता पाएंगे E1 है E2 है, ना लिविंग ग्रुप देखकर बता पाएंगे E1 है या E2 है. एंड जो देख कर बता पाओगे ना भाई, वो महा इंपॉर्टेंट, और वो है नेचर ऑफ बेस. क्या है बताइए जरा? नेचर ऑफ बेस, जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. नहीं, नेचर ऑफ बेस वुड डिसाइड. आज आपकी कॉपी में बहुत ज्यादा क्या कोई नया क्वेश्चन होमवर्क नहीं है. हम नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, आप पुराने जितने पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे. एल्काइल हैलाइड की कोई सीट बच्चे बोल रहे हैं, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. बाय बाय.